नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घर पर थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि एक विद्यार्थी का कार्य होता है कि वो ईमानदारी से पढ़ाई करे और एक शिक्षक का कार्य होता है कि वो ईमानदारी से अपने विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से पढ़ाए। और जो कृष्ण जी ने कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आप अपना कर्म कीजिए, ईमानदारी से पढ़िए। मैं अपना कर्म करता हूं, ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। देखिए, आज से जो लेक्चर्स रहेंगे वो सामान्यतः पीपीटी से ही रहेंगे, जैसा कि आज का जो लेक्चर है। क्योंकि पहले जो लेक्चर मैं जिस कैमरे से शूट किया करता था वो कैमरा जिस व्यक्ति का था मैंने उसको लौटा दिया है कुछ कारणों की वजह से। तो लेकिन आपकी पढ़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम मौलिक अधिकार तो पढ़ ही रहे थे, लेकिन साथ में हम एक आयोग की श्रृंखला भी शुरू करेंगे। जैसा कि अलग अलग राज्यों के अंदर, विशेष रूप से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कुछ आयोग दिए होते हैं। संवैधानिक आयोग, सांविधिक आयोग, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, कौन से संवैधानिक आयोग हैं, कौन से सांविधिक आयोग हैं, कार्यकारी आयोग कौन से हैं, उसको पूरा पढ़ेंगे। कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको आपका टाइम शेड्यूल बताऊंगा, लेक्चर का शेड्यूल, कि कौन कौन से लेक्चर किस क्रम में रहेंगे। जैसे आज तो हम लोग हमारे आर्टिकल 32, 33, 34, 35 को पढ़ेंगे, लेकिन कल एक वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि परसों से जो हमारा पढ़ने का क्रम होगा वो कैसे रहेगा। ऐसा नहीं कि हम मूल अधिकारों को छोड़ देंगे, नीति निर्देशक सिद्धांतों को छोड़ देंगे, इनको भी पढ़ेंगे और एक अल्टरनेट डेज पर अगले दिन आयोग को पढ़ेंगे और एक हफ्ते के अंदर एक दिन करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो एक पूरा का पूरा शेड्यूल कल मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आज हम शुरू करते हैं अपना आर्टिकल 32। देखिए, आर्टिकल 32 के बारे में सबसे विशेष बात, देखिए सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कथन से शुरू करता हूं। अगर मुझे इस संविधान में किसी विशेष अनुच्छेद को सबसे महत्वपूर्ण के रूप में नामित करने के लिए कहा जाए, एक ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना यह संविधान एक अशक्त होगा, मैं इसके अलावा किसी अन्य अनुच्छेद का उल्लेख नहीं कर सकता। यह संविधान की आत्मा है और यह बहुत गर्व की बात है और मुझे खुशी है कि सदन ने इसके महत्व को महसूस किया है। देखिए, आर्टिकल 32 हमारे संविधान में कितना रेलेवेंट है, जिसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं इस बात को कह रहे हैं। ठीक, आर्टिकल 32 जो मौलिक अधिकारों का छठा वर्ग है, उसे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार का मतलब होता है रिमेडीज, यानी ट्रीटमेंट। देखिए, हमारे यहां संविधान निर्माताओं ने भाग 3 में मूल अधिकारों की घोषणा कर दी, लेकिन मूल अधिकारों की घोषणा तब तक अर्थहीन या तर्कहीन है जब तक कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए ना हो। यानी आप मूल अधिकार दे रहे हैं, लेकिन मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर आप उसे लागू नहीं कर सकते, तो मूल अधिकारों का होना ही व्यर्थ है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान किया गया। यहां यह भाग ध्यान दीजिए कि मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में एक मूल अधिकार है और यही व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। देखिए, आर्टिकल 32 भी एक मूल अधिकार है, लेकिन आर्टिकल 32 एक ऐसा मूल अधिकार है जो बाकी अन्य मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। तो यही बात कही गई है कि मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। ठीक, तो आर्टिकल 32 के अंदर कुल मिलाकर 4 क्लॉजेज हैं। ठीक, मैं आपको चारों क्लॉजेज बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से समझाऊंगा और उसके बाद रिट के बारे में बेहतर तरीके से समझाऊंगा। देखिए, आर्टिकल 32 का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार। इस भाग द्वारा, यानी भाग कौन सा, भाग 3। भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को, यानी प्रदत्त अधिकारों का मतलब होता है अनुच्छेद 14 से लेकर जो हमने पढ़े 20 तक को परिवर्तित करने के लिए, लागू करने के लिए उपचार का मतलब एक तरीका, जो कि आर्टिकल 32 है। इसका पहला क्लोज क्या कहता है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित, परिवर्तित का मतलब होता है लागू कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। देखिए, संवैधानिक भाषा बहुत जटिल होती है, कानूनी भाषा जटिल होती है,
लेकिन एक शिक्षक का काम है कि वो उसे आसान में समझाए। स्पष्टीकरण समझिए। देखिए, ये पहला क्लोज 3 बातों को कहता है। पहला, कि केवल मूल अधिकारों का संरक्षण का प्रावधान करता है, क्योंकि यहां लिखा है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को, तो इसका मतलब आर्टिकल 32 केवल मूल अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान करता है। दूसरा, उचित प्रक्रिया के माध्यम का प्रावधान करता है। यहां लिखा है समुचित कार्यवाहियों द्वारा, यानी आपको एक निश्चित और एक निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा ही ये कार्य करना होगा। और सीधे उच्चतम न्यायालय में जाने का प्रावधान करता है। तो आर्टिकल 32 3 बातों को स्पष्ट करता है। आर्टिकल 32 कहता है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से, और सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। यहां पर ब्रैकेट में आर्टिकल 139 लिखा है, तो इसे मैं आगे चलकर समझाऊंगा कि आर्टिकल 139 क्या है। वर्तमान में सिर्फ इतना याद रखिए कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों की रक्षा कर सकता है, अन्य अधिकारों की नहीं कर सकता। अब आते हैं अनुच्छेद 32 के दूसरे क्लॉज पर। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट, जिसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण आता है, परमादेश आता है, प्रतिषेध आता है, अधिकार परीक्षा आता है और उत्प्रेषण, यानी आर्टिकल 32 का क्लोज 2 ये कहता है कि भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनको लागू करवाने के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार रखता है। अब ये रिट क्या है, इसे हम आगे विस्तार से पढ़ें। जैसा कि मैंने कहा था कि आर्टिकल 139 मैं आपको समझाऊंगा। आर्टिकल 139 ये कहता है कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कब रिट जारी करने का अधिकार रखता है? सुप्रीम कोर्ट केवल तभी रिट जारी करने का अधिकार रखता है जब मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। इसके अलावा वह अन्य अधिकारों के, मूल अधिकारों के अलावा अन्य अधिकार भी होते हैं, विधिक अधिकार होते हैं, संवैधानिक अधिकार होते हैं, मानवाधिकार होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर रिट जारी करने का अधिकार रखता है। लेकिन अनुच्छेद 139 आर्टिकल 139 ये कहता है कि संसद के पास यह अधिकार होता है कि वह सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के अलावा अन्य अधिकारों के उल्लंघन या अन्य उद्देश्यों के लिए भी ये रिट जारी करने की शक्ति दे सकता है। देखिए, उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के खंड 2 में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति दी जा सकती है। क्योंकि 32(2) में क्या लिखा था कि केवल भाग 3 के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर ही सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 139 ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के अलावा अन्य किसी उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति संसद दे सकती है। ठीक, तो वापिस आते हैं हम अपने आर्टिकल 32 पर। मैंने बताया था कि आर्टिकल 32 के अंदर 4 क्लॉजेस हैं, 32(1), 32(2), 32(3), 32(4). 32(1) हम पढ़ चुके हैं, 32(2) पढ़ चुके हैं। 32(3) क्या कहता है? 32(3) ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय के खंड 1 और खंड 2 में जो शक्तियां दी गई हैं उस पर कोई भी बुरा प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन निर्धारित शक्तियों को किसी अन्य न्यायालय को भी दे सकती है। देखिए, हमारे यहां रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को है और हाई कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर रिट जारी करता है, लेकिन हाई कोर्ट जो आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकारों के अलावा अन्य मामलों पर भी रिट जारी करने की शक्ति रखता है। तो रिट जारी करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। लेकिन हमारे 32 का खंड तीसरा क्लोज ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो रिट जारी करने की शक्ति है उस पर किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव ना पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए संसद किसी अन्य न्यायालयों को भी, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। अभी किसके पास है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट।
लेकिन पार्लियामेंट के पास यह अधिकार है 32(3) के तहत कि वो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर बुरा प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। कौन देगी? संसद, विधि द्वारा, यानी साधारण बहुमत से। चौथा, इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्ययभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये कहा जा रहा है 32(4) के अंदर कि अगर इस संविधान में कहीं कुछ लिखा है उसको छोड़ दीजिए, और अनुच्छेद 32 में दिया गया मूल अधिकार सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अगर संविधान में कहीं लिखा है कि किया जा सकता है, उसको छोड़ दो, अन्यथा अनुच्छेद 32 में दिए गए अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हटाया, सस्पेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी याद रखिए, नोट के रूप में लिखा है कि अनुच्छेद 359 के तहत निर्धारित विशेष तरीके से अनुच्छेद 32 के निलंबन का प्रावधान करता है। क्योंकि ऊपर पहले क्या लिखा? इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यानी संविधान में कहीं लिखा हो तो, और संविधान में लिखा है कि आर्टिकल 359, जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, जिसे हम बोलते हैं युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, तब आर्टिकल 359 के अंदर यह प्रावधान है कि अनुच्छेद 32 को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन क्या संसद अनुच्छेद 32 को हटा सकती है? क्या संसद अनुच्छेद 32 में दी गई शक्तियों को कम कर सकती है? तो याद रखिए, उच्चतम न्यायालय ने IR कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 के मामले में कहा कि अनुच्छेद 32 संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है, हमारे बुनियादी संरचना का हिस्सा है। और आप जानते हैं कि संसद बुनियादी ढांचे के अंदर किसी भी प्रकार का नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकती। यह IR कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्य बहुत महत्वपूर्ण केस है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि संविधान की 9वीं अनुसूची के बारे में जब हमने पढ़ा था, तब भी हमने इस केस के बारे में बात कही थी कि इस केस में ही, कोहिलो केस के अंदर ही ये कहा गया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद के मामलों की जो 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं, उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। आर्टिकल 31B जब हमने पढ़ा था, तब भी मैंने IR कोहिलो केस के बारे में जिक्र किया था। तो वर्तमान में याद रखिए, अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। हालांकि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, हालांकि मैं आपको वो भी समझाऊंगा, मैं अभी आपको थोड़ा सा लिंक दे रहा हूं कि 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 में, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो उस समय 1975 में आपातकाल लगाया गया था। तब इंदिरा गांधी की सरकार ने एक नया आर्टिकल जोड़ा था 32A, और उसके अंदर इसकी आर्टिकल 32 में दी गई शक्तियों को कम करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अगले ही अमेंडमेंट 43वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने 32A को हटा दिया था, इसलिए हम कभी भी 32A को पढ़ते नहीं है। लेकिन वर्तमान में याद रखिए कि वर्तमान में संसद ऐसा करने का अधिकार नहीं रखती, क्योंकि आर्टिकल 32 संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। तो अब हम बात आते हैं मुख्य बात, जो कि हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, चाहे वो हमारा IAS का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट PSC का एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर रिट से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। रिट, जिसे आसान भाषा में आप याचिका भी कह सकते हैं, और 5 प्रकार की रिट होती हैं। हमने आर्टिकल 32(2) में पढ़ा था कि उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अब हम उन रिट को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले कि रिट होती क्या है। रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का एक लिखित आदेश है। यहां पर किसी अन्य कोर्ट की बात नहीं की जा रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही रिट जारी करने का अधिकार रखती हैं, जो भारत में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ संवैधानिक उपचार का आदेश देता है। यानी एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक ऑर्डर है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करता है, जो भारत में रहने वाले व्यक्तियों को उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होने पर उन्हें प्रोटेक्ट करता है, उसे कहते हैं रिट। यहां पर भारत में रहने वाले व्यक्तियों का उल्लेख किया है, क्योंकि आर्टिकल 32 भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को मिलता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, तो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति रखता है। देखिए, वापस से वही वाली बात आ गई, संसद किसी अन्य न्यायालय को भी इन रिट को जारी करने का अधिकार दे सकती है।
लेकिन अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आर्टिकल 32(3) में मैंने बताया था कि संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अन्य किसी न्यायालयों को भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है, क्योंकि अभी केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। लेकिन वर्तमान में केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है, किसी अन्य न्यायालय के पास नहीं है। इसके साथ दूसरी बात याद रखिए, 1950 यानी हमारे संविधान के लागू होने से पहले हाई कोर्ट में केवल कलकत्ता, बंबई, मद्रास को ही, इन 3 उच्च न्यायालयों को ही रिट जारी करने की शक्ति थी। लेकिन अब 226 के तहत भारत में सभी उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। ठीक, ये जो रिट है ये दरअसल ब्रिटिश कानून यानी अंग्रेजी कानून यानी ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है। ब्रिटेन के अंदर इन्हें विशेषाधिकार रिट कहा जाता है, प्रिविलेज रिट। अगर आपसे पूछा जाए कि रिट के प्रावधान कहां से लिए गए हैं, तो याद रखिए ब्रिटिश कानून से लिए गए। वहां पर उन्हें कहा जाता है विशेषाधिकार रिट। हमारे यहां रिट कहा जाता है। हमारे यहां संविधान में 5 प्रकार की रिट का उल्लेख है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार अंग्रेजी शब्द लिखा होता है, हिंदी लिखा ही नहीं होता। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबस कार्पस, परमादेश, मैंडमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सैरिटोरी, अधिकार परीक्षा, को वारंटो। अब हम एक एक कर इन रिट को पढ़ेंगे। आपको जहां समझ में ना आए तुरंत अपना कमेंट में अपना मैसेज लिखिए, जो भी सवाल आपको समझ में ना आए। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबस कार्पस। हेबियस कार्पस एक लैटिन अभिव्यक्ति है। इसका मतलब यह है कि जो हेबियस कार्पस शब्द है वो दरअसल लैटिन भाषा से लिया हुआ शब्द है, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है शरीर प्राप्त करना, या फिर आप कह लीजिए कि सशरीर हाजिर करना। देखिए ये रिट एक आदेश के रूप में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। जब किसी एक व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को बंदी बना रखा है, मान लीजिए कि मैंने किसी अन्य व्यक्ति को बंदी बना रखा है, या फिर पुलिस ने किसी अन्य व्यक्ति को बंदी बना रखा है और न्यायालय के सामने उपस्थित किया नहीं है, तो यह रिट एक आदेश के रूप में प्रयुक्त होती है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को बंदी बना रखा है तो न्यायालय के समक्ष उसे उपस्थित किया जाए, उसे पेश किया जाए, ताकि न्यायालय इस बात की जांच कर सके कि उस व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के पीछे पर्याप्त कानूनी कारण है या नहीं। यदि नहीं तो उसे कैसे मुक्त किया जाए। जैसे याद कीजिए आर्टिकल 20 में बताया गया था अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 22, ठीक, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल 21, जीवन का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट हमें इन्हीं आर्टिकल को प्रोटेक्ट करती है। मान लीजिए कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है और आपको कारण नहीं बताती, 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती, तो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करती है कि आपको गैर कानूनी रूप से बंदी बनाया गया है। तो इस रिट का इस्तेमाल गैर कानूनी गिरफ्तारी या गैर कानूनी नजरबंदी के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों यानी आर्टिकल 21 के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किया जाता है। तो आर्टिकल बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट मुख्यतः हमारे आर्टिकल 21 से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। यह रिट केवल अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ ही नहीं बल्कि निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कि किसी पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो पुलिस के खिलाफ ही जारी होगी। अगर कोई व्यक्ति आम व्यक्ति है, निजी व्यक्ति है, अगर उसने भी किसी को गिरफ्तार किया है तो उसके खिलाफ भी ये रिट जारी हो सकती है। यानी सरकारी अधिकारी, राज्य के अधिकारियों के खिलाफ भी और निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी यह रिट जारी हो सकती है। लेकिन निम्नलिखित मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी नहीं हो सकती। जब कोई नजरबंदी या गिरफ्तारी कानून हो, यानी जब किसी को गिरफ्तार किया गया उसका प्रॉपर कानूनी आधार हो, जब कार्यवाही विधायिका या न्यायपालिका की अवमानना के खिलाफ हो। अगर मान लीजिए कि आप न्यायपालिका की अवमानना करते हैं, उसके आदेशों का उल्लंघन करते हैं, आप विधायिका का उल्लंघन करते हैं, तब बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी नहीं होती। या फिर जब गिरफ्तारी या निरोध सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाए, अब न्यायालय ने ही गिरफ्तार किया है, करवाया है, तब भी बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी नहीं होती। या फिर जब कोई गिरफ्तारी या निरोध न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, मान लीजिए कि किसी सैन्य न्यायालय ने ऐसा कार्य किया है, तब भी बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी नहीं होती। याद रखिए 4 मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी नहीं होती। जब गिरफ्तारी कानूनन हो,
जब कार्यवाही विधायिका और न्यायपालिका की अवमानना के विरुद्ध हो, जब गिरफ्तारी न्यायालय के द्वारा की जाए या गिरफ्तारी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर। ठीक, तो ये थी हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट। दूसरी रिट का नाम है परमादेश, मैंडमस। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, यानी इसका जो अर्थ निकलता है डिक्शनरी में, वो होता है हम आज्ञा देते हैं या हम आदेश देते हैं, वी कमांड। देखिए, इस रिट का उपयोग अदालत द्वारा सार्वजनिक अधिकारी को आदेश देने के लिए रहता है जब वो अपने कर्तव्यों को निभाने में विफल रहा हो या फिर उसने अपने कार्य को करने से, कर्तव्यों को करने से इनकार कर दिया हो। और इस रिट का उद्देश्य यह होता है कि उस अधिकारी से उसका काम करवाना। मान लीजिए कि आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए ऑफिस में जाते हैं। सार्वजनिक अधिकारी का काम होता है कि अगर आपके दस्तावेज पूरे हैं, सब सही है, तो वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे, लेकिन वो देने से मना कर रहा है, आपसे घूस की मांग कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो अपना कार्य करने में विफल रहा है या अपना कर्तव्य करने से इनकार करता है। तब आप कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ परमादेश की रिट जारी करवा सकते हैं कि, और कोर्ट कहेगा हम आदेश देते हैं कि आप अपना काम फिर से शुरू करें या उसे पूरी तरह से करें। अधिकतर मामलों में जितने भी हमारे न्यायालय में रिट दायर होती हैं, सबसे ज्यादा यही रिट दायर की जाती है परमादेश। जब कोई सार्वजनिक अधिकारी, कोई सरकारी अधिकारी अपने आदेशों का, अपने कार्यों का, कर्तव्यों का पालन करने में मना करता है, विफल रहता है, तब कोर्ट उसे कहता है कि आप अपने कार्यों को करें। लेकिन याद रखिए, ये सार्वजनिक अधिकारी, सरकारी अधिकारी के अलावा किसी सार्वजनिक निकाय, यानी आप लोक सेवा आयोग के खिलाफ रिट दायर कर सकते हैं, आप किसी संस्था, किसी सरकारी संस्था के विरुद्ध रिट जारी कर सकते हैं, एक निगम के खिलाफ, एक अवर न्यायालय, एक अधिकरण, सरकार। तो कुल मिलाकर ये रिट सरकार के खिलाफ जारी होती है, वो चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे वो सरकारी संस्था हो। लेकिन ये रिट कहां कहां जारी नहीं हो सकती? किसी भी निजी व्यक्ति, किसी भी निजी कंपनी के खिलाफ ये रिट जारी नहीं होती, ये केवल गवर्नमेंट के खिलाफ जारी होती है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं होती। राष्ट्रपति और राज्यपाल तो सरकार का हिस्सा है, तो लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ क्यों नहीं जारी होती? क्योंकि आर्टिकल 361 के अंदर राष्ट्रपति और राज्यपाल को संरक्षण प्रदान किया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने सभी कार्य मंत्री परिषद की सलाह से करते हैं, इसलिए मंत्री परिषद के खिलाफ रिट जारी हो सकती है, लेकिन राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं होती। मंत्री परिषद का मतलब सरकार के खिलाफ जारी हो सकती है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ नहीं। तीसरा, दो व्यक्तियों के मध्य संविदात्मक संबंध हो तो ऐसी स्थिति में कार्य करने हेतु बाध्य नहीं किया जाता। जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट होती हैं दो व्यक्तियों के मध्य, बेशक वो गवर्नमेंट की ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उनके बीच में केवल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तब भी ये रिट उसके खिलाफ जारी नहीं हो सकती। इसके साथ साथ यदि किसी प्राधिकारी को कोई ऐसा कार्य करने या न करने की विवेकाधीन शक्ति है, अर्थात वह कार्य करना उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। मान लीजिए कि मेरे को कोई ऐसा काम दिया गया है जो कि मेरे विवेक पर निर्भर करता है, और विवेकाधीन कार्यों में कभी भी परमादेश की न्यायालय की रिट जारी नहीं हो सकती। हाँ, अगर वो मेरा अनिवार्य कार्य है, विवेकाधीन नहीं है, अनिवार्य है, तब मेरे खिलाफ, ये सरकार का हूं मैं, तो मेरे खिलाफ ये रिट जारी हो सकती। अगला, न्यायालय या न्यायाधीश के विरुद्ध भी सामान्य स्थिति में रिट जारी नहीं हो सकती। जब कोई न्यायालय या कोई न्यायाधीश अपना न्यायिक कार्य कर रहा होता है, तब उसके खिलाफ रिट जारी नहीं होती। लेकिन अगला पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़िए, इसका अपवाद सिर्फ यह है कि यदि कोई न्यायाधीश किसी प्रशासनिक कार्य को संभाल रहा है और उन प्रशासनिक कार्यों के संबंध में उसके खिलाफ रिट जारी हो सकती है। न्यायाधीश के खिलाफ अगर वो न्यायिक कार्य कर रहा है तो रिट जारी नहीं होगी, लेकिन अगर कोई न्यायाधीश कोई प्रशासनिक कार्य कर रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहा है, तब उसके खिलाफ ये रिट जारी हो सकती है। तो ये थी हमारी दूसरी रिट, परमादेश। तीसरी रिट है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। अगली जो दो रिट आएंगी, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, प्रोहिबिशन और सेरिटोरी, ये दोनों रिट न्यायपालिका से संबंधित हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए इसमें से किस रिट का संबंध न्यायपालिका से है, तो दो रिट है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, और दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं काफी। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, इसका अर्थ होता है रोकना, रुक जाओ। यह रिट न्यायपालिका से संबंधित है। यह स्थगन आदेश के रूप में जारी होती है, स्टे ऑर्डर। देखिए, जब कोई निचला न्यायालय का मतलब होता है सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो
कोई भी निचला न्यायालय जब अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने की कोशिश करता है या फिर प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन करता है। प्राकृतिक न्याय का मतलब होता है नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है कि बेशक कार्य जो न्यायालय के कार्य हुए वो कानूनी प्रक्रियाओं से किए जाते हैं, लेकिन प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति ने जो अपराध किया है वो तो किया है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है, अपराध के करने के पीछे जो परिस्थितियां थी उसको भी जानना। ठीक, उसी को बोलते हैं प्राकृतिक न्याय। यानी जब कोई निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने की कोशिश करता है तो उससे ऊपर का न्यायालय, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर रहा है तो हाई कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, और क्या कहेगा, प्रोहिबिट, रुक जाओ, स्टे ऑर्डर। तो जब कोई निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने की कोशिश करता है तब उससे ऊपर का न्यायालय उसे बाहर जाने से रोकता है। अभी वो फैसला नहीं देता, वो केवल अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। आसान भाषा में समझो, इस रिट का उद्देश्य है किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को, अधीनस्थ न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो भी आ जाएंगे, हाई कोर्ट के नीचे जो भी आ जाएंगे, को अपनी अधिकारिता, अपने अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण करने से रोकना। ठीक, प्रतिषेध रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ जारी की जा सकती है। यानी जो प्रोहिबिशन रिट होती है वो न्यायिक, न्यायिक का मतलब हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट। अर्ध न्यायिक, अर्ध न्यायिक का मतलब क्या होता है, अगर आपसे कभी भी कोई ये पूछे कि अर्ध न्यायिक संस्था का मतलब, अर्ध न्यायिक संस्था का मतलब ऐसी संस्था जिसके पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की शक्तियां हो, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, हरित अधिकरण, इन सबको कहा जाता है अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ ही जारी की जाती है। लेकिन अपवाद क्या है, प्रतिषेध की रिट विधायिका और कार्यपालिका के किसी कृत्य के विरुद्ध जारी नहीं हो सकती। यानी केवल न्यायपालिका से संबंधित रिट है तो न्यायिक संस्थाएं और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध जारी होगी, विधायिका और कार्यपालिका इनके खिलाफ जारी नहीं होगी, और ना ही किसी निजी व्यक्ति और निजी संस्था के विरुद्ध जारी होगी। शासन के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका की रिट है, न्यायपालिका ही न्यायपालिका के विरुद्ध जारी करता है या अर्ध न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध, विधायिका और कार्यपालिका के विरुद्ध जारी नहीं होती, और निजी व्यक्तियों, निजी संस्थाओं के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। तो ये थी हमारी तीसरी रिट। चौथी रिट है उत्प्रेषण, जिसे हम बोलते हैं सेरिटोरी। उत्प्रेषण का अर्थ होता है प्रमाणित करना या सूचना देना, टू बी सर्टिफाइड। ये रिट भी न्यायपालिका से संबंधित है, लेकिन ये कब जारी होती है, जब कोई निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्णय दे चुका है। पहले में क्या था, प्रतिषेध में अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, उसे रोक दिया। लेकिन यहां पर क्या है, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जब किसी निचले न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया है तब उसके ऊपर का न्यायालय उस पर कार्यवाही करता है। यह किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय को तब संबोधित की जाती है जब इस बात का संशय होता है कि न्यायालय ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर निर्णय दिया है या फिर प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन किया। उत्प्रेषण के बारे में कुछ तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं, विशेष रूप से क्योंकि सामान्यतः अब ये बहुत रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि लोक सेवा आयोग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वर्षों से सवाल पूछे जा रहे हैं अब, और दूसरा कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब जरूरी ये हो गया है कि हम अच्छे तरीके से विस्तार से चीजों को पढ़ें ताकि कोई भी सवाल हमारा गलत ना हो। देखिए 1991 से पहले क्या था कि 1991 से पहले उत्प्रेषण की रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ जारी होती थी, किसी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ नहीं। लेकिन 1991 के बाद उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि व्यक्तियों को, अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी उत्प्रेषण की रिट जारी हो सकती है। तो देखिए जरा, प्रतिषेध रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध जारी होती थी। उत्प्रेषण में भी हमें यही याद कर लेते हैं कि ये केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध जारी होती है, लेकिन
1991 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी रिट जारी हो सकती है। हाँ, ये निजी व्यक्तियों, निजी निकायों के, विधायी निकायों, संसद के खिलाफ, विधानमंडल के खिलाफ, प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ ये रिट जारी नहीं होती। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, याद रखिएगा। पांचवी रिट है अधिकार परीक्षा को वारंटो, जिसका अर्थ होता है आपका प्राधिकार क्या है, आपका अधिकार क्या है। देखिए, न्यायपालिका इस रिट का प्रयोग एक कार्यवाही के रूप में करता है। यह रिट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जिसके संबंध में यह शिकायत की गई है कि उसने अवैध रूप से, इलीगल तरीके से किसी सार्वजनिक पद को धारण किया है। यानी मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे सरकारी पद पर बैठा है, ऐसे सरकारी पद पर धारण किए हुए है जो कि पद उसने अवैध तरीके से, गलत तरीके से लिया है। मान लीजिए कि उसने पीएससी का एग्जाम दिया, एग्जाम के अंदर उसने ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा दिया, उसका चयन हो गया, लेकिन बाद में पता लगता है कि उसका ओबीसी का सर्टिफिकेट जाली है। तब न्यायालय ये रिट जारी करता है, उससे पूछता है आपका प्राधिकार क्या है, आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं। इस रिट के माध्यम से न्यायालय ये पूछता है कि उसने किस प्राधिकार से यह पद धारण किया है। यदि वह पर्याप्त कारण नहीं बता पाता तो न्यायालय अधिकार परीक्षा रिट जारी कर उसे उसके पद से हटा देता है और वह पद रिक्त घोषित हो जाता है। देखिए, अधिकार परीक्षा केवल तभी जारी की जा सकती है जब किसी स्थायी या संविधान द्वारा बनाए गए स्थायी चरित्र का मूल सार्वजनिक कार्यालय शामिल हो। यानी ऐसा नहीं है कि ये किसी भी सार्वजनिक कार्यालय के खिलाफ जारी हो सकती है, ये किसी ऐसे सार्वजनिक कार्यालय के विरुद्ध जारी होती है जो कि परमानेंट लेवल का है, स्थायी चरित्र है, संविधान द्वारा बनाया गया है। मतलब ऐसा नहीं कि डिसोल्व हो जाएगा, भंग हो जाएगा, स्थायी पद होना चाहिए तभी। लेकिन ये निजी मंत्री स्तरीय कार्यालय के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। याद रखिए, मंत्री स्तरीय कार्यालय के विरुद्ध जारी नहीं हो सकती। कोई अस्थायी पद है वहां जारी नहीं होती, स्थायी पद होना चाहिए, सार्वजनिक कार्यालय होना चाहिए। नोट में देखिए, यह रिट व्यथित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भी निवारण का अधिकार देता है। मान लीजिए कि दो स्टूडेंट हैं, दो विद्यार्थी हैं, दोनों ने पीएससी का एग्जाम दिया, दोनों ओबीसी के कैंडिडेट हैं। एक ने ओबीसी का जाली सर्टिफिकेट बनाया, दूसरे का ओरिजिनल है। दोनों के नंबर मान लीजिए कि समान नहीं है। एक पहले वाला जिसने जाली सर्टिफिकेट बनाया उसके नंबर दूसरे ओबीसी से एक नंबर ज्यादा है। मान लीजिए कि 1000 पर सिलेक्शन हुआ है तो एक के 1000 नंबर है, एक के 999 नंबर है। 1000 नंबर उस व्यक्ति के हैं जिसने ओबीसी का जाली सर्टिफिकेट बनाया है, 999 नंबर उस व्यक्ति के हैं जिसने ओबीसी का सर्टिफिकेट जाली नहीं बनाया है। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, जो व्यथित व्यक्ति है, वही रिट जारी करे। कोई अन्य व्यक्ति भी इस प्रकार की रिट जारी करवा सकता है। यह रिट व्यथित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भी निवारण का अधिकार देती है। ठीक, तो ये थी हमारी 5 रिट। अब इससे सवाल, कई बार तो रिट से सीधे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार विशेषकर सिविल सर्विसेज के एग्जाम के अंदर थोड़ा सा व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक रूप पूछा जाता है। देखिए, रिट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय की अनन्य शक्ति नहीं है। यानी उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय भी मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर रिट जारी करने की शक्ति रखता है। यानी अगर आपसे कहा जाए कि उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति उसकी अनन्य शक्ति है, अनन्य शक्ति का मतलब केवल वही जारी कर सकता है, तो ये गलत है। जैसे सेंटर और स्टेट के बीच में अगर विवाद होते हैं तो वो उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता में आते हैं, वो केवल सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। लेकिन रिट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय भी सुन सकता है, उच्च न्यायालय भी सुन सकता है, तो ये अनन्य शक्ति नहीं। अब साथ में हम ये भी समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों की रिट जारी करने की शक्ति कैसे भिन्न है, कैसे अलग है। पहला, उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता का प्रभाव संपूर्ण भारत है। यानी सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति पूरे भारत क्षेत्र पर लागू होती है, लेकिन उच्च न्यायालय की केवल अपनी राज्य की सीमा के भीतर। दूसरा, उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर रिट जारी कर सकता है। याद कीजिए आर्टिकल 139, जहां पर मैंने बताया था कि संसद चाहे तो उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के अलावा अन्य मामलों पर भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है, लेकिन
वर्तमान में उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर रिट जारी करता है, लेकिन उच्च न्यायालय हाई कोर्ट 226 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के मामलों पर भी रिट जारी करने की शक्ति रखता है। अन्य मामले यानी अन्य अधिकार, विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, उन पर भी रिट जारी करने की शक्ति रखता है। तीसरा अंतर, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, प्रतिषेध उत्प्रेषण, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ रिट जारी नहीं कर सकता। चौथा, उच्चतम न्यायालय में अगर अनुच्छेद 32 के तहत कोई मामला दाखिल हुआ है, याद रखिए, अनुच्छेद 32 के तहत अगर उच्चतम न्यायालय में कोई मामला दाखिल हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने से इनकार नहीं कर सकता, रिट की सुनवाई करने से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा रिट को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाना संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है। आर्टिकल 32 में स्पष्ट कहा गया है कि अगर समुचित प्रक्रिया के द्वारा आया है तो सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई सुननी होगी, कार्यवाही करनी होगी। लेकिन आर्टिकल 226 में स्पष्ट कहा गया है कि यह संवैधानिक रूप से बाध्यकारी नहीं है। देखिए, आर्टिकल 32 से मैंने आपको बताया, ब्रैकेट में लिखा है निरसित। देखिए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वतंत्रता विरोधी अनुच्छेद को अनुच्छेद 32 में शामिल किया गया। ऐसा संशोधन आपातकाल के समय किया गया था, जब यह मौलिक अधिकारों के आवेदन की समीक्षा करने के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कम करने के लिए पारित किया गया था। यानी आर्टिकल 32 की शक्तियों को कम करने के लिए 32 से ला गया था। लेकिन 43वां संविधान संशोधन पारित हुआ, आपातकाल के तुरंत बाद अनुच्छेद 32 को निरस्त कर दिया गया और वापस से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियां फिर से मजबूत होगी, सृजित होगी। और कोहिलो केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आर्टिकल 32 संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। वर्तमान में अब कोई भी संसद इस प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकती। देखिए, आर्टिकल 32 के हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, रिट जारी हो रही है, ऐसी चीजें हो रही है, लेकिन हमारे आर्टिकल 32 के ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं और वही लिमिटेशन आपको आर्टिकल 33, 34 को समझा देंगे। हालांकि 33, 34 हमसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 32 की सीमाएं बताएं या अनुच्छेद 32 के ऊपर पाबंदियां बताएं, तो वो पाबंदियां आर्टिकल 33 और 34 में हमको पढ़नी है। देखिए, ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जिनके दौरान नागरिकों को विशेषाधिकार नहीं मिलते जो उन्हें अनुच्छेद 32 के तहत चाहिए थे। इसलिए ऐसी परिस्थितियां जब नागरिकों को मौलिक अधिकारों से वंचित तो किया जाता ही है, साथ ही संवैधानिक उपचार भी उपलब्ध नहीं होते, अर्थात अनुच्छेद 32 लागू नहीं होता। यानी आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जब आर्टिकल 32 आपको नहीं मिलता। उसके बारे में बात करते हैं, लिमिटेशंस ऑफ आर्टिकल 32। आर्टिकल 33 यहां सशस्त्र बनाम मूल अधिकार लिखा है, तो यानी सशस्त्र बलों का मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है या मूल अधिकारों का सशस्त्र बलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, आर्टिकल 30 संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों इत्यादि के मूल अधिकारों को सीमित या कुछ स्तर तक युक्तियुक्त रूप से प्रतिबंधित कर सकती है। सशस्त्र बल यानी जितनी भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, अर्धसैनिक बल जितनी हमारी पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, पुलिस बल आप जानते हैं, खुफिया एजेंसी मतलब रो, आईबी, इंटेलिजेंस की जितनी, उनके अधिकारों को सीमित या कुछ युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जाता है। अब ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? उनके कर्तव्यों का उचित पालन हो और उनमें अनुशासन बनाए रखना। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि यह अनुच्छेद स्वयं किसी अधिकार का प्रतिषेध करता है। यानी यह नहीं है कि आर्टिकल 33 में लिखा है तो हो गया, मतलब सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया या प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा तभी हो सकता है जब आर्टिकल 33 के तहत संसद इस प्रकार का कानून बनाए। स्वयं किसी अधिकार का प्रतिषेध नहीं करता, संसद को अधिकार देता है कि वो ऐसा कर सकती है। देखिए, इस अनुच्छेद के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार किसको है? सिर्फ संसद को, विधानमंडल को नहीं है। और इस तरह के संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में किसी मूल अधिकार का उल्लंघन होने के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर संसद ने सशस्त्र बलों,
अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी के मौलिक अधिकारों को सीमित किया है, तो वो लोग न्यायालय में जाकर ये नहीं कह सकते कि हमारे मूल अधिकारों को कर्ब किया गया है, सीमित किया गया है, क्योंकि ये अधिकार आर्टिकल 33 में संसद को दिया है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कानून बनाए हैं संसद ने। सैन्य अधिनियम, नौसेना अधिनियम, वायुसेना अधिनियम, पुलिस बल अधिनियम, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम। तो ऐसा करना संसद के अधिकार है। तो ये आर्टिकल 32 के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है, सीमा लगाता है कि संसद सशस्त्र बलों पर उनके मौलिक अधिकारों से वंचित या सीमित कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 34, मार्शल लॉ बनाम मूल अधिकार। देखिए आर्टिकल 34 यह अनुच्छेद मार्शल लॉ की स्थिति में संसद को मूल अधिकारों को सीमित या प्रतिबंधित शक्ति करने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए मार्शल लॉ का मतलब होता है सैन्य कानून, सैन्य शासन। जब पुलिस की जगह वहां पर सेना शासन संभाल लेती है तब उसे कहा जाता है सैन्य शासन। मार्शल लॉ का सिद्धांत एक ब्रिटिश विरासत है। ब्रिटेन, जब हम ब्रिटेन के गुलाम थे, वो हमारे यहाँ मार्शल लॉ लागू कर हमारे बहुत अधिकारों को कर्ब किया करते थे। हमारे संविधान में मार्शल लॉ की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन मार्शल लॉ का शाब्दिक अर्थ होता है सैन्य शासन। देखिए मार्शल लॉ क्या है? एक ऐसी स्थिति है जहां सेना द्वारा, सेना समझ रहे हैं आप, सेना कौन कौन सी, थल सेना हो सकती है, वायुसेना हो सकती है, नौसेना हो सकती है, लेकिन यहां पर मुख्यतः बात थल सेना की होती है। मार्शल लॉ एक ऐसी स्थिति का परिचायक है जहां सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियमों कानून के तहत संचालित किया जाता है। इस तरह वहां साधारण कानून लंबित हो जाते हैं और सैन्य शासन लागू हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि दिल्ली के अंदर परिस्थितियां बहुत बिगड़ जाती हैं और वहां की पुलिस, वहां की सरकार उस परिस्थितियों को संभाल नहीं पा रही, तब संसद के पास यह अधिकार होता है कि वो दिल्ली में या किसी क्षेत्र में, किसी जगह पर मार्शल लॉ लागू कर सकती है। अगर वहां मार्शल लॉ लागू हो जाता है तो वहां पर सारी कमांड सेना संभाल लेगी। वहां पर जो भी सामान्य प्रशासन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीएम, कलेक्टर, वो सब एक बार बंद हो जाएंगे। पूरा का पूरा किसके कंट्रोल में आ जाएगा? सेना के कंट्रोल पर। वहां की हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब खत्म, वहां पर सैन्य अदालतों का नियम लागू हो जाएंगे। मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थितियों जैसे युद्ध, अशांति, कानून का उल्लंघन आदि पर लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? समाज में व्यवस्था बनाए रखना। मार्शल लॉ के दौरान मूल अधिकारों पर प्रतिबंध को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो मूल अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि जब मार्शल लॉ लगाया जाता है तो जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा है वहां पर रहने वाले नागरिकों के मूल अधिकारों को छीना जा सकता है और कोई भी नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट में नहीं जा सकता, ना ही हाई कोर्ट में, ना ही सुप्रीम कोर्ट में। तो ये भी क्या है? आर्टिकल 32 का लिमिटेशन है कि मार्शल लॉ के दौरान भी मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है और आप आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट में नहीं जा सकते। देखिए मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में काफी अंतर होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल सामान्यतः युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह पर लगाया जाता है, लेकिन मार्शल लॉ उन परिस्थितियों में तो लगाया ही जा सकता है, अन्य परिस्थितियों में भी लगाया जा सकता है। ठीक, इसके साथ साथ एक है आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जब युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है तब दो आर्टिकल काफी रेलेवेंट हो जाते हैं, 358 और 359। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हमारे मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है और जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो ये भी आर्टिकल 32 का लिमिटेशन है। यहां पर मैंने इसलिए ब्लैंक छोड़ा है ताकि मैं इसको आपातकाल के दौरान या फिर जब हम मूल अधिकारों को मुख्य परीक्षा के अनुसार पढ़ेंगे तब एक सवाल आएगा कि आपातकाल का मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तब मैं आपको यह विस्तार से समझाऊंगा। तो याद रखिए 3 लिमिटेशन है आर्टिकल 32 पर, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 352 के दो आर्टिकल 358 और 359। लास्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 35। ये लिमिटेशन नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल 35 हमने आर्टिकल 17 के दौरान भी पढ़ा था, आर्टिकल 23 के दौरान भी पढ़ा था, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं। देखिए आर्टिकल 35 ये कहता है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, यानी भाग 3 में जो प्रावधान दिए गए हैं उनको बेहतर तरीके से लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति, यह आर्टिकल 35 कहता है। यह अनुच्छेद संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए, जैसे आर्टिकल 16, आर्टिकल 32,
आर्टिकल 33 अभी पढ़ा, आर्टिकल 34 अभी पढ़ा, एवं उनके उल्लंघन की दशा में अगर किसी मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो दंड देने के प्रावधान भी बना सकता है। जैसे आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार बेगार बलाश्रम की मनाही, वहां पर भी हमने पढ़ा था कि संसद आर्टिकल 17 और 23 का उल्लंघन होने पर दंड देने के लिए प्रावधान कर सकती है। और मौलिक अधिकारों को बेहतर लागू करने के लिए 16, 32, 33, 34 के तहत प्रावधान कर सकती है। यहां एक विशेष बात ध्यान रखनी है, यहां इस बात का ध्यान रखना अनिवार्य है कि अनुच्छेद 32, 35 में संसद को उपरोक्त विषयों पर कानून बनाने का प्रावधान सुनिश्चित करता है, लेकिन इनमें से कुछ अधिकार राज्य विधानमंडल के पास भी होते हैं, विशेष रूप से राज्य सूची के संदर्भ में। जैसे आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार बेगार बलाश्रम, अगर उसका संबंध राज्य सूची से है, बेशक आर्टिकल 35 केवल संसद को अधिकार देता है, लेकिन अगर वो विषय राज्य सूची का है तो राज्य विधानमंडल भी कानून बनाने की शक्ति रखती है। दूसरा पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि बेशक संसद को अधिकार है, लेकिन अगर वो राज्य सूची का विषय है तो राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 35 से जो कि चर्चा में रहता है, अब उतना चर्चा में नहीं है, लेकिन याद रखिए आर्टिकल 35 से मूल अधिकार नहीं है। आर्टिकल 35 से हमारे संविधान में भाग, आर्टिकल, अनुसूचियों के अलावा 5 परिशिष्ट है, जिसमें पहला परिशिष्ट आपके सामने नजर आ रहा है, संविधान जम्मू कश्मीर का लागू होना आदेश 1954। तो जो हमारे संविधान की किताब है जिसमें भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 35, तो 35 के बाद आपको 35 से कहीं नहीं मिलेगा। 35 से कहां मिलेगा? बिल्कुल संविधान के अंत में, परिशिष्ट में। और ये मूल अधिकार नहीं है, ये आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के विशेष प्रावधानों से जुड़ा था, जिसे वर्तमान में क्या कर दिया गया है? निरसित कर दिया गया है। याद रखिएगा, इस प्रावधान को अब निरसित कर दिया गया है। ठीक, तो ये मूल अधिकार नहीं। ठीक, तो आज हमने अपने मूल अधिकारों के जितने भी अधिकार थे उन सभी को पढ़ लिया, पूरा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पढ़ा। अगले जो वीडियो लेक्चर्स मूल अधिकारों पर होंगे वो मुख्य परीक्षा के अनुसार होंगे, कि जैसे मूल अधिकारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन बताएं, मूल अधिकारों की उपयोगिता क्या है, आपातकाल का मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ साथ हम एक आयोग की श्रृंखला भी शुरू करेंगे, ताकि जो भी आपके संवैधानिक आयोग हैं, एससी कमीशन, निर्वाचन आयोग, एसटी कमीशन, उसको भी प्री और मेंस दोनों के अनुसार पढ़ेंगे, सांविधिक आयोगों को भी पढ़ेंगे। कल मैं एक वीडियो लेक्चर के अंदर आपको एक शेड्यूल बताऊंगा कि हमारा पढ़ने का शेड्यूल क्या होगा, हमारे लेक्चर का शेड्यूल क्या होगा। कि हम एक दिन मान लीजिए कि मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं, तो अगले दिन हम आयोग को पढ़ेंगे, फिर हम वापस से मूल अधिकारों, नीति निर्देशक सिद्धांतों को पढ़ेंगे, उस क्रम में आगे बढ़ेंगे, फिर हम आयोगों को उस तरह से पढ़ेंगे। तो अल्टरनेट डेज के अंदर हम इसको पढ़ेंगे, और वीकली हम एक करंट अफेयर्स की क्लासेस को भी पढ़ेंगे। और जल्द ही मैं कोशिश कर रहा हूं कि पीपीटी के साथ साथ मैं आपको लाइव पढ़ाने की भी कोशिश करूं, और इसके लिए मैं प्रयासरत हूं, और जैसा ही होगा मैं आप लोगों को सूचित करूंगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।